देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। देशहित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। देशहित यानी वो खबरें जिनमें आपका हित है और इस देश का हित है। खबर हर कोई दिखाएगा, लेकिन खबर में किस तरह से आपका हित मतलब देश का हित छुपाए वो सिर्फ जी न्यूज का शो देशहित आपको बताएगा। देशहित में हम 5 बड़े सवाल भी उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देशहित से जुड़ी 20 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत। थाईलैंड की थाम लुआंग गुफा में फंसे 12 बच्चों और कोच को बाहर निकाला गया। 17 दिनों से थाम लुआंग गुफा में फंसे थे ये लोग। रेस्क्यू ऑपरेशन के आखिरी दिन कोच समेत टीम के 5 सदस्यों को बाहर निकाला गया। कल 4 बच्चों को गुफा से निकाला गया था। 23 जून को गुफा देखने गई फुटबॉल टीम बाढ़ की वजह से फंस गई थी। 9 दिन बाद 2 ब्रिटिश गोताखोर हो जाता। लगातार चौथे दिन बारिश ने बढ़ाई मुंबई की मुसीबत। कई इलाकों में सड़कें डूब गई है। रेल की पटरियों पर भी पानी भर गया है। वेस्टर्न रेलवे लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही पर असर। वसई से विरार तक ट्रेन का जो ट्रैक है वो पानी में डूब गया। लोकल में सफर करने वालों को जबरदस्त परेशानी हुई। बारिश की वजह से बेहाल मुंबई के लोगों की परेशानी का शिवसेना विधायक सुनील प्रभु ने मजाक उड़ाया। कहा, हर साल बारिश में शहर के हालात ऐसे ही होते हैं। लगातार बारिश से छत्तीसगढ़ भी बेहाल। रायपुर की कई कॉलोनीज और सड़कें लबालब। थाने के अंदर घुस गया पानी। मुस्लिम चिंतकों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की सीक्रेट मीटिंग। मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ राहुल गांधी की बैठक कल भी होने की संभावना है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का सवाल, अगर राहुल मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 7 अहम समझौते हुए। हैदराबाद हाउस में हुई पीएम मोदी और राष्ट्रपति मून के बीच प्रतिनिधि वार्ता। मानसून सत्र के लिए सरकार ने 17 जुलाई को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। 18 जुलाई से 10 अगस्त तक चलेगा सत्र। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट का बड़ा असर हुआ है। साल जून तक 101 आतंकी मारे गए हैं। कई ने आतंक का रास्ता भी छोड़ दिया है। इस साल अब तक कश्मीर के 82 युवा आतंकी संगठन में शामिल हुए। जून में 20 लोग आतंकी बने। पिछले साल 128 लोग आतंकी संगठन में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के शोपियान में एनकाउंटर हुआ। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों से मुठभेड़ में एक जेसीओ समेत 2 जवान भी घायल। कश्मीर में आतंकवादियों और नक्सली संगठनों के बीच मुठभेड़ की कोशिश, गठजोड़ की कोशिश। आईबी ने गृह मंत्रालय को भेजी खुफिया रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के त्राल में से एक लड़की के धर्म परिवर्तन के आरोप के मामले में 3 आरोपी हिरासत में लिए गए। पूछताछ चल रही है। जेल में गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की हत्या में यूपी की डीजीपी ने पुलिस को दी क्लीन चिट। कहा, पुलिस से नहीं हुई कोई चूक। दिल्ली के औज काजी इलाके में स्कूल पर बच्चियों को बंधक बनाने का आरोप है। अभिभावकों ने कहा, फीस जमा नहीं करने पर कैद कर लिया। 4 से 5 साल की बच्चियों को स्कूल के बेसमेंट में 5 घंटे तक बंद रखने का आरोप। अभिभावकों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। गुजरात के वलसाड में सड़क हादसे में बची कार चालक की जान। ट्रक से बचने के लिए डिवाइडर पर चढ़ा दी थी गाड़ी। और चलिए शुरुआत करते हैं देशहित की आज के 5 बड़े सवालों से। देशहित में आज सबसे पहले बात राहुल गांधी की उस सीक्रेट मीटिंग की जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। 2019 से पहले सीक्रेट संपर्क फॉर समर्थन किस तरफ इशारा कर रहा है? 2019 के लिए छिप छिप कर मुसलमानों से मिलना कि राहुल गांधी की मजबूरी है। आज खबर कश्मीर की भी, जिसने एक बार फिर से 1990 की याद दिला दी है, जब कश्मीरी पंडितों के साथ नाइंसाफी भी हुई थी और साजिश भी। दरअसल कुछ ऐसा ही वाकया इस बार एक सिख छात्रा के साथ हुआ है। तराल में धर्मांतरण की कोशिश के चलते 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। अब सवाल ये है कि क्या कश्मीर के सिखों के साथ कश्मीरी पंडितों वाला सुलूक किया जा रहा है? वैसे तो जो सुलूक कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री के साथ कर रही है उस पर भी आज सवाल करना बहुत जरूरी है। कांग्रेस की मीडिया सेल इंचार्ज दिव्या स्पंदना ने राखी सावंत के वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, मोदी जी आपका दामाद मिल गया है। बार बार लगातार अपमान करने वाली कांग्रेस की इस फितरत पर देशहित में सवाल कि क्या मुद्दों के अभाव में कांग्रेस बार बार प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है। उधर पाकिस्तान में भी चुनाव के चलते ढेरों मुद्दे उठ रहे हैं, सिवाय कश्मीर के। पाकिस्तानी राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में कश्मीर अहम मुद्दा है ही नहीं। तो क्या कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की जनता ने वोट देना बंद कर दिया है क्या? में आज एक बार फिर से मुंबई की बात, वो इसलिए क्योंकि बारिश में मुंबई की मुसीबत लगातार जारी है, बढ़ती जा रही है। रेल सर्विस प्रभावित है, कई स्कूल बंद है। सवाल ये कि मुंबई की सालाना मॉनसून इमरजेंसी का विलन कौन है? वैसे आज देशहित की शुरुआत हम पूरे हिंदुस्तान से एक सवाल पूछकर करना चाहते हैं। भारत में सबको पूरी धार्मिक आजादी है। हर कोई अपना मजहब चुनने के लिए पूरी तरह से आजाद है। और हमारा संविधान भी ये कहता है कि धर्म हर नागरिक का निजी विषय है। राहुल गांधी भी ऐसा ही मानते हैं और कहते भी हैं। फिर सवाल यह है कि वो हर चुनाव से पहले धार्मिक कार्ड क्यों खेलते हैं? कभी खुलेआम जिनाउधारी बनकर, कभी मुस्लिम वोटों के लिए चोरी चोरी चुपके चुपके मीटिंग करते हैं, क्यों? राहुल जनेऊ दिखाते हैं, टोपी छिपाते हैं,
मुस्लिम चिंतकों से राहुल का सीक्रेट संपर्क क्यों? शिव भक्त राहुल मुसलमानों से बंद कमरे में क्यों मिलते हैं? मेरी दादी, मेरी फैमिली शिव भक्त। 2019 के लिए राहुल की मुस्लिम ध्रुवीकरण डील, गुजरात के लिए जनेऊ, 2019 के लिए टोपी। कांग्रेस इस समय हताशा निराशा के दौर से गुजर रही है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस का हाथ मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ। राहुल मुस्लिम प्रेम न छिपा पाते हैं न दिखा पाते हैं। यही तो हाल है कांग्रेस का। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शायद 2019 के लिए चुनावी तैयारियों की वजह से चोरी चोरी चुपके चुपके मुस्लिमों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। राहुल ने 2017 में गुजरात चुनाव में खुद को जनेऊधारी और शिव भक्त बताया। मंदिर भी गए, फिर कर्नाटक में वो मंदिर मस्जिद के अलावा चर्च में भी गए। और अब 2019 के लिए दिल्ली में मुसलमानों के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। क्या हर बार चुनाव के लिए राहुल गांधी की धार्मिक आंख खुलती है क्या? सांप्रदायिक सियासत से ना तो समाज का हित होता है और ना ही देश हित। मगर शायद 2019 के लिए एक बार फिर कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक के लिए सीक्रेट रणनीति बनाई है। सीक्रेट रणनीति इसलिए क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिन तक दिल्ली में अलग अलग वर्गों के मुसलमानों से मुलाकात करने वाले। दिलचस्प है कि गुपचुप तरीके से मिल रहे हैं। हमारा भगवान मंदिर में है, हमारा भगवान पूरी दुनिया में है, मस्जिद में है, चर्च में है, गुरुद्वारे में है, सब जगह है। और हम कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि बीजेपी समाज को तोड़ने की राजनीति करती है और खुद दावा करते हैं कि उनकी पार्टी समाज को जोड़ने की राजनीति करती है। मगर तस्वीरें और हालात साफ बता रहे हैं कि राहुल क्या जोड़ना चाहते हैं, किसे जोड़ना चाहते हैं और क्यों जोड़ना चाहते हैं। इफ्तार पार्टी में टोपी पहनते भी हैं और 5 सेकंड में उतार भी देते हैं, क्योंकि वो शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जनेऊ पहनकर हिंदुओं को जोड़ा जाए या टोपी पहनकर मुसलमानों को। ट्रिपल तलाक पर चर्चा, कश्मीर के हालात पर विचार विमर्श, मुस्लिम हितों पर बातचीत और 2019 के चुनाव में समर्थन पर विचार, यही है 2019 के लिए राहुल की जोड़ने वाली सियासत। 10 और 11 जुलाई को राहुल गांधी ने मुस्लिमों के अलग अलग वर्ग के लोगों से मुलाकात की रणनीति बनाई है, लेकिन इस मीटिंग को बेहद सीक्रेट रखा गया है। दिल्ली में 2 दिनों तक होने वाली इस सीक्रेट मीटिंग पर कांग्रेस के नेता भी सुविधाजनक रूप से गोलमोल जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी ये काम लगातार करते हैं। वो किसानों से मिलते हैं, दूसरे तबके के लोगों से मिलते हैं, मुसलमानों से मिलते हैं। तो ये एक मौका होता है सबकी समस्याओं को जानने का। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक राजनीति के लिए मौलानाओं का और कट्टरपंथियों का समर्थन लेती है, और ये आज का नहीं, दशकों से यही रीति रिवाज चलते आ रहा है। मुसलमानों से राहुल गांधी की मुलाकात पर किसी को कोई एतराज नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम भारतीय हैं और फिर किसी मजहब या समुदाय के। लेकिन क्या राहुल की सीक्रेट मीटिंग से ऐसा नहीं लगता कि उन्हें मुसलमानों के मुद्दों से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है? देश का हर व्यक्ति किसी नेता, अधिकारी या फिर आम आदमी से मुलाकात कर सकता है, लेकिन सवाल तब उठता है जब देश की बात करने वाले राजनेता चेहरा और मजहब देखकर मुलाकातें तय करते हैं, और वो भी बंद कमरे में। मुस्लिम चिंतकों से राहुल गांधी की मुलाकात को समाज के जोड़ने से ज़्यादा वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश ज़्यादा लग रही है। तो दिल्ली में 2 दिनों तक लगातार मुस्लिम चिंतकों से मिलने के पीछे राहुल गांधी की सियासत तो जल्द सामने आ जाएगी। लेकिन राहुल का सियासी इतिहास बताता है कि ऐसा करके वो कंफ्यूज पॉलिटिक्स करते हैं। कभी हिंदू विरोध, कभी मुस्लिम तुष्टीकरण। कैसे देखिए आप, एक तरफ भगवा आतंकवाद की थ्योरी देते हैं, दूसरी तरफ याद होगा बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताया गया, सोनिया गांधी रोई थी, ये तक आ गया था। एक तरफ अयोध्या केस को 2019 तक टालने की मांग की जाती है, तो वही मुस्लिमों को खुश करने के लिए ट्रिपल तलाक के खिलाफ बने कानून का विरोध।
हिंदू विरोध के लिए राम सेतु के खिलाफ हलफनामा दिया जाता कोर्ट में। हालांकि बाद में वापस ले लिया गया था। लेकिन दूसरी तरफ आतंकी लादेन और हाफिज सईद के लिए सम्मानजनक शब्द बोले जाते हैं। कांग्रेस ने सोमनाथ मंदिर दोबारा बनाने का विरोध किया था। वहीं तलाक पीड़ित शाहबानो केस के मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए भी मुस्लिमों को खुश करने के लिए कानून ही बदल दिया। कांग्रेस को बीजेपी की हिंदुवादी राजनीति से एतराज है, जबकि वो मुस्लिमों से बंद कमरे में सीक्रेट मीटिंग करती है। आगे बढ़ते हैं, बात कश्मीर की, जहां पहले 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ साजिश हुई। अब सिखों पर घाटी में जुल्म हो रहा है। जम्मू कश्मीर के त्राल में एक सिख छात्रा को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा गया। जब बात नहीं मानी तो उस पर जानलेवा हमला किया गया। पूरे मामले को जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी टालने की कोशिश की है। पहले एफआईआर दर्ज नहीं हुई, बाद में एफआईआर के बाद कल जाकर आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। अब सवाल यह है साहब कि क्या गैर मुसलमानों के लिए कश्मीर में कोई जगह नहीं? ये जब माह रमज़ान चल रहा था मंथ, तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स थे ऐसे जिन्होंने मेंटली टॉर्चर किया। उसमें सबसे पहले एक लड़की थी जिसने हमें अपने रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए बोला, नमाज पढ़ने के लिए बोला। त्राल की रहने वाली इस सिख बेटी का दर्द सुनकर आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या घाटी में कश्मीरी पंडितों के बाद सिखों का नंबर है। ये सवाल इसलिए क्योंकि त्राल के इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाली पीड़ित सिख छात्रा को इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया और ऐसा नहीं करने पर 2 जुलाई को उस पर जानलेवा हमला किया। बस कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट था, वो हमारे नेक पे आए थे मारने, लेकिन उन्होंने फिर यू टर्न लिया, नेक पे नहीं लगा, लेकिन हमने अपनी सेफ्टी के लिए बाजू आगे लाई जिससे हमारी बाजू पे लग गई। इस वारदात के बाद ये सिख परिवार डरा हुआ है। पापा मैं 3 बार सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा क्या बात है बेटा? बोला पापा आपने बोला था इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मत जाओ, मैं आपके कहने के मुताबिक नहीं माना, मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी चली गई, तो वहाँ मेरे साथ ऐसे ऐसे हालात हुए हैं। लड़की पर हमले के बाद पहले तो पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया, बाद में दबाव बढ़ा तो केस दर्ज कर 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन इस घटना के बाद सवाल ये है कि कश्मीर में रहना है तो इस्लाम कबूल करना है। सिखों के साथ कश्मीरी पंडितों वाला सलूक होगा या फिर ये मान लिया जाए कि गैर मुस्लिमों के लिए कश्मीर में जगह नहीं है। साफ है कश्मीर को एक बार फिर मजहब के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है। पहले आईएसआईएस के झंडे दिखाए गए, बाद में आईएसआईएस के आतंकी मारे गए। अब कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश है और इस बार निशाने पर सिख है। और से सुनिए, देशहित में हम हमेशा ये बात कहते हैं कि देश के मुद्दों पर आपकी सोच बहुत साफ होनी चाहिए। आखिर ये सवाल क्यों उठा कि क्या सिखों के साथ कश्मीरी पंडितों वाला सलूक होगा? देशहित पाठशाला में आपके हर सवाल का अब जवाब देंगे हम। देखिए सवाल ये कि जिन कश्मीरी पंडितों का बार बार जिक्र होता है वो हैं कौन? कश्मीरी पंडित दरअसल वो लोग हैं जो कश्मीर की आबादी का 15% कभी हुआ करते थे। कश्मीरी पंडितों के पास कश्मीर की 90% संपत्ति हुआ करती थी। 1947 तक कश्मीरी पंडितों की आबादी जो 15% थी, 1981 तक वो 5% ही रह गई थी। सवाल ये भी बनता है कि कश्मीरी पंडितों का सियासी गुनहगार कौन है? देखा जाए तो फारूक अब्दुल्ला। इसलिए अमन क्योंकि 1987 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री तो वही थे, उन्हें कांग्रेस का समर्थन भी था। उन्हीं के शासन में 1989 में हिजबुल मुजाहिदीन के कश्मीर में जिहाद का ऐलान हुआ था। उन्हीं के शासन में कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने का फरमान जारी किया। अब आपके डाउट्स काफी हद तक क्लियर हुए होंगे, इसलिए हम कहते हैं सोच समझ कर बोलना चाहिए। सवाल ये भी कि आखिर अपने ही देश में शरणार्थी क्यों और कैसे बन गए कश्मीरी पंडित? 1989 में कश्मीरी पंडितों को काफिर बताकर कट्टरपंथियों ने हमला शुरू कर दिया। 19 जनवरी 1990 को 60,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ दी। सितंबर 1989 में 300 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई थी और कुल 3 लाख कश्मीरी पंडितों को पलायन के लिए अमन मजबूर होना पड़ गया था। अब सिखों के साथ कश्मीरी पंडितों वाले सलूक का डर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, त्राल में एक सिख लड़की, इसको सुन रहे थे, सारे दर्शक सुन रहे थे, लड़की ने इल्जाम लगाया है कि उस पर दबाव डाला जा रहा था इस्लाम कबूल कर लेने के लिए। लड़की ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो उसे मारने की कोशिश की हुई। लोगों में डर है जो 1990 में हुआ वो फिर हो सकता है, और ये डर इसलिए भी क्योंकि साल 2000 में छत्तीस सिंहपुरा में सिखों की हत्या हुई थी। 35 सिखों को मारा गया था। 35 सिखों का नरसंहार हुआ था छत्तीस सिंहपुरा में।
और अब बात जरा ट्रिपल तलाक और उसके बाद के टॉर्चर की करनी है। यूपी के बरेली में ट्रिपल तलाक के बाद एक महिला रजिया को 1 महीने तक उसके पति ने कैद में रखा, टॉर्चर किया और अब अस्पताल में इलाज कराते वक्त रजिया की मौत हो गई। अब रजिया का 6 साल का मासूम अनाथ हो गया है। देशहित में ये सवाल कि क्या ट्रिपल तलाक के पक्ष में बोलने वाले नेता रजिया की हत्या पर कुछ बोलेंगे अब? पहले ट्रिपल तलाक, फिर जानलेवा अत्याचार। फोन पे इसको 3 तलाक दिया गया रजिया को। ट्रिपल तलाक देने के बाद पति ने बनाया बंधक। इसको 1 महीना बंदी बना के घर पे रखा गया। ट्रिपल तलाक का दर्द बताते बताते थम गई रजिया की सांसें। आज रजिया ने इन्हीं हालातों में अपना दम तोड़ दिया। ट्रिपल तलाक पर पुरुषों की बात करने वाले नेता और मुस्लिम धर्मगुरु क्या रजिया का दर्द सुनेंगे, उसके लिए बयान देंगे? असल में बरेली की रजिया को पहले पति ने ट्रिपल तलाक दिया और फिर उसे कमरे में कैद करके टॉर्चर किया और खाना पानी भी नहीं दिया। उसका 6 साल का एक बेटा है जो अनाथ हो गया है। इसको 1 महीना बंदी बना के घर पे रखा गया, भूखा प्यासा कमरे में रखा गया और फोन पे इसको 3 तलाक दिया गया रजिया को। रजिया का निकाह 13 साल पहले 2005 में पड़ोस के नईम से हुआ था। बताया जा रहा है कि शादी के कुछ दिनों बाद ही दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाने लगा और 1.5 महीने पहले नईम ने रजिया को दिल्ली से फोन पर ट्रिपल तलाक देकर रिश्ता खत्म कर दिया। रजिया के परिवार का आरोप है कि मामले में पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की। उसने पहले भी एक शादी कर रखी थी और उस लड़की को भी ऐसे ही प्रताड़ित किया था और आज उसी बलि का शिकार रजिया भी हो गई। अस्पताल के बेड पर पड़ी रजिया की ये आखिरी तस्वीर है। पति की कैद से छुड़ाने के बाद जिला अस्पताल में उसका कई दिनों तक इलाज चला। बाद में लखनऊ रेफर करने के बाद रास्ते में ही रजिया की मौत हो गई। हम चाहते हैं कि रजिया को इंसाफ मिले और जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ट्रिपल तलाक से लड़ने वाली रजिया अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ट्रिपल तलाक पर पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं के लिए रजिया कभी खबर नहीं बनती। सुबोध मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, बरेली। ज़हनी तौर पर मजबूत थी रजिया, लेकिन शारीरिक तौर पर आप देख रहे थे कब तक लड़ती। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से आतंक को खत्म करने की कोशिश कर रहे सुरक्षा बलों के जवानों के लिए आज का दिन बेहद खास है। वो इसलिए क्योंकि आज कश्मीर में 2 आतंकियों के एनकाउंटर के साथ ही कुल मिलाकर 101 टेररिस्ट को खत्म किया जा चुका है। पिछले साल सेना ने आतंक के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था और इसी साल 2018 में अब तक 101 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इस बार 7वें महीने में ही शुरू है या शुरुआत में ही शतक लग चुका है। सीज़फायर खत्म होने के बाद उम्मीद है कि सेना इस बार घाटी से आतंक को मिटाने के और करीब पहुंच जाएगी। साल 2018 में आतंकियों के एनकाउंटर का शतक बनते ही शोपियां में पत्थरबाजी शुरू हो गई। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद शोपियां के कुंडलन गांव में 2 आतंकी मारे गए। इसके साथ ही सेना ने कश्मीर में आतंक को खत्म करने का सैकड़ा बना लिया। आज मारे गए दोनों आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के हैं। एक आतंकी समीर अहमद शेख कश्मीर का है, जबकि दूसरा आतंकवादी पाकिस्तानी है। एक स्पेसिफिक इनपुट के बेसिस पर आज सुबह जे.एंड.के पुलिस ने आर्मी और सीआरपीएफ के साथ मिलकर कुंदलन विलेज शोपियन में एक ऑपरेशन लॉन्च किया। फायर फाइट में 2 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हुए। दोनों की पहचान अभी की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन भी अभी चल रही है। शोपियां में एनकाउंटर रोकने की कोशिश में हुई पत्थरबाजी में सुरक्षा बल के 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें श्रीनगर में आर्मी के 92 बेस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। जानकारों के मुताबिक घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट 2 के कामयाब होने की बड़ी वजह है कश्मीरियों का आतंकियों के खिलाफ सेना को जानकारी देना। एनकाउंटर से 2-3-4 चीजें साफ तौर पर नजर आ रही है कि एक बारी आवाम फिर एक्शनेबल इंटेलिजेंस जो है पुलिस के माध्यम से सिक्योरिटी फोर्सेस को दे रहा है। एक तरफ सेना कश्मीर से आतंकियों का सफाया कर रही है, दूसरी तरफ आतंकी संगठनों में भर्ती होने वाले आतंकियों की संख्या भी कम हो गई है। साल 2018 में जून तक कश्मीर से 82 युवा आतंकी संगठनों में शामिल हुए। साल 2017 में 128 कश्मीरी आतंकी संगठनों में शामिल हुए।
आज मारे गए 2 आतंकी मिलाकर सेना ने कश्मीर में 101 आतंकियों को खत्म कर दिया। आतंकियों के लिए ऑपरेशन ऑल आउट काल बन गया है, क्योंकि घाटी में जो भी आतंक का रास्ता चुनता है उसका कुछ ही महीनों में सफाया हो जाता है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ कश्मीर से आतंकियों का खात्मा हो रहा है, दूसरी तरफ वो खुद के लिए दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं। कश्मीर में आतंकियों नक्सलियों के बीच गठजोड़ बनाने की साजिश हो रही है। नक्सल समर्थित ग्रुप खुफिया एजेंसी आईबी ने गृह मंत्रालय को खुफिया रिपोर्ट भेजी है। मतलब ये जो गठजोड़ है वो आप देखिए नक्सल समर्थित ग्रुप का हो रहा है, नक्सल इन आतंकवादियों के साथ। कश्मीर में अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहा है ये जो ग्रुप है, जो गठजोड़ है। नक्सल समर्थित 15 सदस्यों के एक ग्रुप में दरअसल मई 2018 में कश्मीर के कई इलाकों का दौरा किया था। नक्सल समर्थित ग्रुप ने अनंतनाग का, बारामूला का, बडगाम, कुपवाड़ा और शोपियन के कई इलाकों का दौरा किया था और उसके बाद ये नई स्ट्रैटेजी के साथ आगे आए। और अब बात करेंगे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के सम्मान की। जिन देशवासियों ने पीएम को अपना नेता चुना और उन पर भरोसा किया, बार बार उसी पीएम का अपमान क्यों होता है, ये बड़ा सवाल। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं बल्कि पूरे देश के होते हैं। फिर कांग्रेस को क्या पीएम मोदी के अपमान से ही सियासत की संजीवनी मिलती है? मगर वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और मैं प्रधानमंत्री पद का आदर करता हूँ। राहुल गांधी भले ही कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस नेता शायद उनकी बात न सुनते हैं और न ही मानते हैं, क्योंकि राहुल कहते हैं कि वो पीएम मोदी के पद का सम्मान करते हैं, मगर उनके नेता ऐसा नहीं करते। और मैं प्रधानमंत्री पद का आदर करता हूँ। गरीबी में पड़ा हूँ, लेकिन इसके लिए आप हमारा ऐसा काम करो। लोकतंत्र बचा, संविधान बचा, इसीलिए आप जैसे जो एक चाय बेचने वाले भी आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं। हिंदुस्तान के हर गरीब का है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। कि देश बेचने वालों को जिताना है कि चाय बेचने वाले को जिताना है। 2019 की महाभारत से पहले सियासत के शब्दों की बुनियाद रसातल में जाने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर हमला हुआ है। बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत ने एक वीडियो ट्वीट किया। राखी सावंत ने न्यूयॉर्क में एक युवक के साथ वीडियो बनाया। वीडियो में राखी ने कहा, मोदी जी अपने दामाद से मिल लो। राखी सावंत ने सोशल मीडिया पर सिर्फ मजाक किया, तो देखो भाई मोदी जी आपके दामाद को मिल लो जी। मगर कांग्रेस नेता दिव्या स्पंदना ने वीडियो के बहाने पीएम पर हमला किया। दिव्या स्पंदना ने लिखा, मोदी जी आपका दामाद मिल गया। दिव्या स्पंदना ने राखी के वीडियो के बहाने पीएम पर विवादित ट्वीट किया। दिव्या स्पंदना कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल की इंचार्ज है। दिव्या स्पंदना समेत कई कांग्रेस नेता पीएम का अपमान करते रहे हैं। सवाल ये है कि क्या पीएम के अपमान से ही कांग्रेस की राजनीति चलेगी? आखिर किसके इशारे पर कांग्रेस नेता पीएम का अपमान करते हैं? राहुल पीएम का आदर करते हैं तो उनके नेता क्यों नहीं करते? क्या राहुल गांधी पीएम के सम्मान का सिर्फ दिखावा करते हैं? क्या सिर्फ पीएम मोदी का अपमान ही कांग्रेस का 2019 का एजेंडा है? दिल्ली से रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दो ही चीजें हो सकती है, या तो राहुल गांधी सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि मैं इज्जत करता हूं, और दूसरा राहुल गांधी असल में मानते हैं, बाकी नेता उनकी बात नहीं मानते। इसमें सवाल ये भी उठता है कि कहीं राहुल गांधी की शय पर तो नहीं होता ये सब? गांधी खुद ये कहते, राहुल खुद ये कहते हैं कि वो पीएम का सम्मान करते हैं। तो उनके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान क्यों करते हैं फिर? कहीं राहुल के इशारे पर ही तो कांग्रेस की अपमान वाली सियासत नहीं हो रही है। आपको बताते हैं 24 नवंबर 2017 को राहुल गांधी ने हाफिज सईद की रिहाई पर कहा, नरेंद्र भाई गले लगाना काम नहीं आया। 7 दिसंबर 2017 को निलंबित कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को कहा कि वो आदमी नीच किस्म का है। 24 अप्रैल 2018 को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने, आपको याद होगा क्या कहा था, चुनाव चल रहे थे, कहा था कि पीएम मोदी को उत्तर भारत से आयात किया जा रहा है। 8 जुलाई 2017 को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अभी कल ही तो हमने आपको बयान सुनाया था, इनफैक्ट कुछ मिनट पहले, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सका। क्यों? क्योंकि हमने लोकतंत्र को संरक्षित रखा हुआ है। और खड़गे की तरफ से तो ये तक कहा गया था कि उनका तो परिवार ही नहीं है, वो क्या समझे परिवार का दर्द। वाकई
8:26 हो रहे हैं और देश हित में अब माया नगरी मुंबई की बात, जिसे शंघाई बनाने का सपना दिखाया जा रहा है, देखा जा रहा है। लेकिन इन दिनों मुंबई के हालात इटली के वेनिस जैसे हैं। सड़कें दरिया बन गई, सड़कों पर नाव चल रही है, मुश्किल में फंसे लोगों को बोट के जरिए निकाला जा रहा है। हर मुंबईकर बेहिसाब बारिश और वाटर लॉगिंग से बेहाल है। लेकिन सवाल ये कि मुंबई की इस हालत के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? आगे आपको ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए मुंबई में पानी के आपातकाल की 10 बड़ी तस्वीरें, इसने पूरे देश को वाकई हिला कर रख दिया। मुंबई में तबाही की पहली तस्वीर, जगह किंग सर्कल। वक्त सुबह 11:30 बजे, सड़क पर 5 फीट पानी और पानी में डूबी कार। मुंबई में तबाही की दूसरी तस्वीर, जगह दादर परेल रोड। वक्त दोपहर 1:45 बजे, सड़क पर 3 फीट पानी और मदद के लिए दिखी एनडीआरएफ की नाव। मुंबई में तबाही की तीसरी तस्वीर, जगह वसई। वक्त सुबह के 9 बजे, सड़क पर 5 फीट पानी और गर्भवती महिला का बोट से रेस्क्यू। वहाँ से पानी से आना नामुमकिन था और फायर ब्रिगेड ने हमको बहुत सारा हेल्प किया और उनका हेल्प से, उनका मदद से हम लोग यहाँ पर आए। मुंबई में तबाही की चौथी तस्वीर, जगह नाला सोपारा। वक्त दोपहर के 1 बजे, ट्रैक पर करीब 1 फीट पानी। ऐसा लगा जैसे किसी दरिया में चल रही हो लोकल। मुंबई में तबाही की 5वीं तस्वीर, जगह एल्फिंस्टन रोड। वक्त सुबह के 11 बजे, सड़क पर 3 फीट पानी, कमर तक डूबे लोग। मैं इस वक्त खड़ा हूँ मुंबई के एल्फिंस्टन रोड इलाके में। ये मध्य मुंबई का इलाका है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर नज़दीक में रेलवे स्टेशन है और रोज़ाना यहाँ से बस और गाड़ियों से लोग आते जाते हैं, लेकिन क्योंकि पूरा पानी भरा हुआ है, पूरी सड़क कम और नदी ज़्यादा दिखाई दे रही है। मुंबई में तबाही की 6ठी तस्वीर, जगह साइंस स्टेशन। वक्त दोपहर 1 बजे, पानी ने थामी लोकल की रफ्तार। पब्लिक कितनी परेशान है, घर से निकली हुई है, कब सुबह 8 बजे से घर से निकली हुई है, अभी तक ट्रेन नहीं है। जहाँ आदमी आधा घंटे का सफर है, वहाँ 1.5 घंटे लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है उसको जाने को। मुंबई में तबाही की 7वीं तस्वीर, जगह हिंद माता। वक्त सुबह 8 बजे, सड़क पर 3 फीट पानी। 1 घंटे की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। लगातार बारिश हो रही है पिछले 4-5 दिनों से और ये जो क्रम है अभी आने वाले जो 11 तारीख तक के लिए, जैसे कि आईएमडी डिपार्टमेंट ने कहा है, बना रह सकता है। मुंबई में तबाही की 8वीं तस्वीर, जगह भाई कुर्ला। वक्त सुबह के 8:30 बजे, सड़क पर 3 फीट पानी, गाड़ियां आधी डूबी हुई हैं, बच्चे माता पिता सब बेहाल। मुंबई में तबाही की 9वीं तस्वीर, वडोदरा एक्सप्रेस से 411 लोगों का रेस्क्यू। हम लोग रात को 3 बजे से यहाँ फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम यहाँ आई है अभी और हम लोगों को यहाँ रेस्क्यू करके यहाँ बोट में से स्टेशन तक लेके आए। मुंबई में तबाही की 10वीं तस्वीर, वक्त सुबह के 10 बजे, मीठी नदी के उफान से मुंबई पर चारों तरफ से खतरा। अब सोचिए जरा, मुंबई की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, बर्बादी की तस्वीरें, खौफनाक तस्वीरें, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? शिवसेना दलील दे रही है कि इसके लिए मुंबई में हाई टाइड जिम्मेदार। शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि मुंबई के लिए ये नई बात थोड़ी ना है, ऐसा होता ही रहता है। मतलब लोग बेहाल हैं, मौतें हो रही हैं, घर ढह हैं और बेशर्म सियासी बोल हैं कि बारिश में मुंबई में ऐसा होता रहता है। याद रखिए, मुंबई की इस हालत के लिए कुदरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ शिवसेना जिम्मेदार है, जो बीएमसी पर लगातार 20 साल से काबिज है। और बीएमसी के भ्रष्ट सिस्टम की वजह से मुंबई में आज हालात बद से बदतर हो चुके हैं। उद्धव जी, आप अपने नेताओं को समझाते क्यों नहीं हैं? मुंबई में हर जगह बारिश से तबाही का मंजर है, जनजीवन अस्त व्यस्त है और आपके नेता जले पर नमक छिड़कने वाले बयान दे रहे हैं। कहते हैं कि मुंबई में ऐसा होता रहता है। जब हाई टाइड होती है, जब बारिश गिरता है तो ये स्थिति होती है और इसीलिए जैसे ही हाई टाइड कम हो जाए तो बारिश का पानी निकल जाएगा। बीएमसी एशिया की सबसे बड़ी और सबसे धनी महानगर पालिका है। भारत के 16 राज्यों के सालाना बजट से भी ज्यादा बीएमसी का बजट है। आम आदमी मुंबई की हालत सुधारने के लिए बीएमसी को हर साल भारी भरकम टैक्स देता है और इन्हीं मुंबईकरों की कृपा से बीएमसी की सत्ता पर शिवसेना 1997 से काबिज है। ऐसे में बीएमसी की क्या जिम्मेदारी है, ये भी बता दीजिए ठाकरे साहब।
जो महानगर पालिका की तैयारी होनी चाहिए, बरसात के पूर्व बारिश आने के पहले हमेशा जो तैयारी होती थी, इस बार कहीं न कहीं वो तैयारी पूरी तरह से फेल दिखाई दी है। पीएम मोदी की विदेश नीति पर, पाकिस्तान पर, देश की हर छोटी बड़ी घटना पर ज्ञान बांटने वाली शिवसेना मुंबई पर इतना हल्का बयान दे रही है। बीएमसी की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। समंदर को दोष दे रहे हैं, कुदरत को दोष दे रहे हैं और इस मुसीबत में जनता को छोड़ दिया है भगवान भरोसे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको मुंबई से आ रही एक बड़ी खबर बतानी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज रेलवे को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने रेलवे से पूछा है कि ट्रैक की ऊंचाई क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। आपको बता दें कि मुंबई में भारी बारिश के बाद कई स्टेशन पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, पानी में डूब चुके हैं। 5 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। वडोदरा मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में फंसे यात्रियों को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला है। ट्रेनें जब गुजर रही है तो लग ऐसा रहा है कि दरिया में चल रही है ट्रेनें। और इसी को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है। मुंबई में भी बाढ़ जैसे हालात नहीं है, तब भी मुंबई की ये हालत है। जरा सोचिए कि अगर भगवान ना करे 2005 जैसी स्थिति बन गई तब क्या होगा। और आशंका तो ये जताई भी जा रही है, मुंबई के नेताओं को आज देश हित में जापान से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जापान में बाढ़ से तबाही मची है। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन नहीं आ रहा है। 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चलाकर 20 लाख लोगों की जिंदगी बचाई गई है। लेकिन वो इस बार फ्लड के चलते, हमारे यहाँ तो हर साल बारिश हुई नहीं कि मुंबई डूबा नहीं। मुंबई में बारिश से हालात बदतर। जापान में बाढ़ से मची तबाही। मुंबई में भ्रष्ट सिस्टम से लोग बेहाल। जापान में लाखों लोगों को बचाने में जुटा प्रशासन। इन दिनों बाढ़ से जापान में तबाही का मंजर है। लोगों को बचाने के लिए सरकार फौरन हरकत में आ गई। 70,000 से ज्यादा इमरजेंसी वर्कर्स तैनात कर दिए गए। फायर ब्रिगेड और सेना के करीब 73,000 जवानों को राहत और बचाव कार्य में लगा दिया गया। राहत और बचाव अभियान में 700 हेलीकॉप्टरों की मदद भी ली जा रही है। प्रशासन को खबर लगी कि पश्चिमी जापान में कई गांव पूरी तरह डूब गए और वहां 20 लाख लोगों की जिंदगी संकट में आ गई, तो 24 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया। और यहाँ मुंबई में हालात बिगड़े तो समंदर को जिम्मेदार ठहरा दिया, जबकि सच्चाई है कि वाटर लॉगिंग ने मुंबई की परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ाई है। राज्य की फडणवीस सरकार अब तक सो रही है। अगर अब भी जापान से नहीं सीखी, मुंबई तो शंघाई बाद में बनेगी, हर साल ऐसे ही बर्बाद होगी, ये तय है। चलिए आपको और तफसील से समझाने के लिए हम 2 तस्वीरें दिखाते हैं। आप खुद समझिए कि मुंबई या देश का कोई भी शहर शंघाई क्यों नहीं बन सकता। मुंबई में बीएमसी की लापरवाही से लोगों की जिंदगी मुश्किल में है। सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। और मध्य प्रदेश के उज्जैन से 70 किलोमीटर दूर एक गांव में सरपंच का मुंह काला करके इसलिए गधे पर बिठा दिया गया और शमशान में घुमाया गया ताकि इंद्र देवता मेहरबान हो और बारिश हो जाए। अब इस टोटके से कैसे बारिश होगी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। शायद इसी अंधविश्वास का फायदा जब आपदा आती है तो नेता भी उठाते हैं और कह देते हैं कि इसके लिए तो प्रकृति जिम्मेदार है, इसके लिए तो हाई टाइड जिम्मेदार है, इंद्रदेव जिम्मेदार। 2019 के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार करने में आरएसएस अहम भूमिका निभा रहा है। आपको याद होगा संघ के कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के शामिल होने पर देश में सियासी भूकंप आ गया था। उद्योगपति रतन टाटा भी आरएसएस से जुड़ी एक संस्था के मंच पर जल्दी ही नजर आ सकते हैं। वैसे ऐसे माना जा रहा है कि 2019 के पहले संघ की जो ताकत है वो लगातार बढ़ रही है। आरएसएस नए लोगों के बीच पहुंच रहा है और अपने सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी भी कर रहा है। बताते हैं, माना जा रहा है कि प्रणब मुखर्जी के संघ के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद संघ की सदस्यता के लिए आने वाले आवेदन 5 गुना बढ़ गए। 6 जून तक हर रोज औसतन ऑन एन एवरेज 378 आवेदन आया करते थे। और संघ के पास 7 जून को यानी कि प्रणब मुखर्जी के भाषण के दिन 1789 आवेदन आए। 7 जून के बाद हर रोज 1200 से 1300 आवेदन संघ की सदस्यता के लिए लिए जा रहे हैं। इसके अलावा 2010 से 2016 के बीच देश भर में संघ की 12,000 नई शाखाएं भी खुली हैं। चलिए अब बात करते हैं यूपी के सबसे बड़े गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी के मर्डर में आए एक नए मोड़ की।
क्या बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या करने के बाद उसकी लाश पर भी गोली चलाई गई? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुन्ना बजरंगी की 2 तस्वीरें वायरल जो हो रही है सामने आई हैं। तस्वीरें जो आ रही हैं उसमें हत्या के बाद सीने पर गोली मारने का निशान दिख रहा है। यूपी के गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की हत्या को लेकर यूपी सरकार, पुलिस और जेल प्रशासन पर सवालों से इनकाउंटर हो रहे हैं। और इसी बीच मुन्ना की 2 वायरल तस्वीरों ने कई नए सवाल उठा दिए हैं। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद 2 तस्वीरें वायरल हुई। एक तस्वीर में मुन्ना के सीने पर गोली के निशान नहीं दिख रहे। दूसरी तस्वीर में मुन्ना के सीने पर बाईं तरफ गोली का निशान है। क्या हत्या के बाद मुन्ना बजरंगी की लाश पर गोली मारी गई? क्या मुन्ना को गोली मारने के बाद दोबारा फोटो ली गई? यूपी पुलिस वायरल तस्वीरों की जांच करवाएगी। तो सुनील लाठी ने कहा कि मोटा कह दिया था, उसके बाद उसने कहा कि रिवॉल्वर मैंने मुन्ना बजरंगी की छीन ली, ऐसा कुछ कहा है? ये अलग अलग वर्शंस अलग अलग तरह से आए हैं। अब ये सब चीज़ें बाकी वास्तविकता क्या रही है, क्या घटनाक्रम रहा है, उसी के लिए जांचें सेटअप की गई हैं। मुन्ना की हत्या को लेकर न्यायिक जांच चल रही है। कल पुलिस ने बागपत जेल में 9 घंटे तक तलाशी ली। पुलिस को जेल के सेप्टिक टैंक से पिस्तौल और 22 जिंदा कारतूस मिले। पुलिस को 2 मैगजीन और 10 गोलियों के खोखे मिले। हथियार मिलने के बाद जेल प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है, मगर कारागार मंत्री तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ऐसे में जेल में इतने हथियारों के साथ वारदात कैसे होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब एक ये बढ़िया खबर, आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल स्टोरी। अच्छी खबर भी। अब आपको थाईलैंड की गुफा में फंसे बच्चों की बात बताते हैं। आज थाईलैंड के tham Luang गुफा में फंसे 4 बच्चे और उनके फुटबॉल कोच को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन जानते हैं कि अब इस कामयाब मिशन में भारत का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। क्या है वो कनेक्शन? देशहित में आज देश को जानना जरूरी है। ऑपरेशन tham Luang का क्या है इंडिया कनेक्शन? पूरी दुनिया में थाईलैंड क्यों कर रहा है भारत की तारीफ? थाईलैंड की tham Luang गुफा से आज 4 और बच्चे और उनका फुटबॉल कोच सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। 4 महीने का सबसे मुश्किल काम थाईलैंड ने सिर्फ 4 दिन में कर दिखाया। लेकिन सदी के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन पर थाईलैंड भारत की तारीफ कर रहा है। ये कनेक्शन क्या है, अब ये समझिए। बच्चे 17 दिन तक अंधेरी गुफा में फंसे हुए थे। उनके साथ 25 साल के फुटबॉल कोच एकापोल भी फंसे थे। बच्चों की माने तो जब तक बचाव दल गुफा में नहीं आया था, तब तक उनके कोच ने ही मानसिक तौर पर उन्हें हिम्मत दी। खुद भूखे रहे और अपना खाना भी बच्चों को खिला दिया। कोच ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उन्हें मेडिटेशन में महारत हासिल थी। वो कोच बनने से पहले एक बौद्ध सन्यासी थे। बुद्ध भारत की धरोहर है और भारत से ही थाईलैंड में बुद्ध की शिक्षाएं आई और उनकी यही ध्यान लगाने की कला बच्चों को बचाने में कारगर साबित हुई। For quite some time before he left the monkhood and become the football coach for this team, he has used his knowledge of meditation to calm the boy. Thousands of years ago, many centuries ago, have learned from India, from Lord Buddha. थाईलैंड में बुद्धम शरणम गच्छामि के फॉर्मूले पर आज सभी बच्चे सुरक्षित हैं और भारत के ध्यान योग की सराहना आज पूरी दुनिया कर रहा है। और भारत के ध्यान योग की सराहना आज पूरी दुनिया में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते इस साल अक्टूबर में आपको गुजरात जरूर जाना चाहिए। असल में गुजरात में बन रही सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी को जल्दी लोग नजदीक से देख पाएंगे। स्मारक को पूरा करने का काम बहुत तेजी से चल रहा है और 31 अक्टूबर को पीएम मोदी इसका अनावरण करेंगे। इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती भी है। गुजरात के सीएम रहते हुए पीएम मोदी ने जो सपना देखा था वो अब पूरा होने जा रहा है। तब सीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी ने मूर्ति का शिलान्यास किया था।
और अब वो सरदार पटेल की विशालकाय प्रतिमा का अनावरण करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कल कमलों से हम 31 अक्टूबर 2018 को इसको लोकार्पण करने के लिए जा रहे हैं। आजादी के बाद भारत के रजवाड़ों को एक करने और देश को अखंड बनाने में सरदार पटेल के योगदान को नई पीढ़ी याद रखे, इसलिए विश्व के सबसे ऊंचे स्मारक को बनाया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर होगी, जो अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना ऊंची है। प्रतिमा के निर्माण पर अब तक 2300 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 25,000 मीट्रिक टन लोहे और 90,000 मीट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है। नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध से 3 किलोमीटर दूर साधु बेट नाम की जगह पर बन रहा है। उम्मीद के मुताबिक स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने रोजाना 15,000 लोग पहुंचेंगे। अहमदाबाद से केतन जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। सड़क हादसे का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, आपको देखना चाहिए। यहाँ एक कार में सवार कुछ लोगों की जान बाल बची है। ये देखिए तस्वीर, हैरान कर देने वाली तस्वीर। आप पहले तस्वीर देख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं हुआ क्या। सामने से ट्रक आ रहा था, जगह बिल्कुल नहीं थी। ट्रक से अपने आप को बचाने के लिए ड्राइवर ने इस कार को 2 पहियों पर चलाना शुरू कर दिया। ये फिल्मी सीन लग रहा होगा। डिवाइडर पर चढ़ा दी गाड़ी पूरी, और फिल्मों की तरह कार 2 पहियों पर चल रही थी। थोड़ी सी चूक और होती तो दर्दनाक हादसा हो सकता था, लेकिन हर कोई बच गया इस बात से। किसी को कुछ नहीं हुआ, सब सुरक्षित है। देश हित में इन सारी बड़ी खबरों के साथ आज के लिए बस इतना ही।